My name is Dr. Iram Dilawar, and today I am want to discuss the topic of bleeding disorders. ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर काफ़ी इसमें डिजीज़ आ जाती हैं, जैसे कि हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो हम इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और नेक्स्ट इसकी इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे। देन एटियोलॉजी के किस किस काज की बेस पे कौन सी डिजीज़ हमारे पास आ रही है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हिस्ट्री। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ हिस्ट्री के हिसाब से, तो सबसे पहले इसमें आ जाती है फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में हमारे पास ये है कि हम ये जो है कंजेनिटल डिसऑर्डर भी है। ठीक है, मतलब कि हमारे यहाँ पे फैमिलीज में ये रन करती है। ठीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग जो हमारे पास आ जाती है साइट। ठीक है, अगर तो किसी मसल या किसी जॉइंट वगैरह में ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो मोस्टली जो है वो कोगुलेशन डिफेक्ट होता है। ठीक है, अगर इसके अलावा किसी पे जगह पे स्किन पे कट्स लगा हुआ है, पर्परा, ये भी एक स्किन डिसऑर्डर ही है। ठीक है, इन चीज़ों में हमारे पास ब्लीडिंग आ रही है ना, तो मतलब ये हमारे पास कोई प्लेटलेट्स का डिफेक्ट है या मॉन विलीब्रेंड डिफेक्ट आ जाता होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट्स, ड्यूरेशन ऑफ हिस्ट्री के मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या है जब से आपको कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर आ जाता है। इसके बाद सर्जरी में हमारी ये होता है कि हमें पेशेंट का नहीं पता होता है कि उसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, या फिर कभी उसने खुद भी नोटिस नहीं किया होता कि उसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। लेकिन क्या होता है कि अगर किसी इवेंचुअली उसकी कोई किसी ट्रॉमा या किसी एक्सीडेंट के बाद उसकी सर्जरी परफॉर्म करनी पड़े, देन उस टाइम पे डॉक्टर को पता चलता है। और ये सीवियर डिफेक्ट है कि मतलब आपको स्पॉन्टेनियसली पता चलता है कि एक एक्सेसिव ब्लड, स्पॉन्टेनियस ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारे पास और आ जाता है कोई सिस्टमेटिक हिस्ट्री। ठीक है, तो कोई आपको सिस्टमेटिक डिजीज़ है, जैसे कोई रेनल डिफेक्ट है या कुछ भी है, उसकी वजह से जो है हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर आ जाते हैं। एंड थर्ड थिंग जो लास्ट थिंग हमारे पास आ जाती है ड्रग। मतलब ड्रग जो है ये भी एक मेन काज है जो कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर करवा सकती है। मोस्टली इसमें हमारे पास हम बात कर रहे थे ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, तो हमने अभी पिछले लेक्चर में डिटेल में हमने ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की कुछ हिस्ट्री के पॉइंट्स के, हम अगर कोई हमें फील हो रहा है कि किसी को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसकी हिस्ट्री के पॉइंट को किस तरह कलेक्ट आउट करते हैं ये देखा। अभी हम किस तरह ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे उसके कुछ पॉइंट देखेंगे। जब भी हमने इन्वेस्टिगेशन की तरफ मूव करना होता है ना ऑब्जर्वेशन के बाद, तो सबसे पहले हम ब्लड फिल्म की तरफ थोड़ा सा अपना फोकस करेंगे। ब्लड फिल्म में जो हमारे पास मेन चीज आ जाती है ना, उसमें आरबीसीज और प्लेटलेट्स, इन चीजों पे हम फोकस करेंगे, इनके नंबर्स एंड इनकी मॉर्फोलॉजी। मतलब ये चीज बहुत मैटर करती है आपने जब ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करना होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे प्लेटलेट्स काउंट, कई ऐसी हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं जिनमें प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हुआ होता है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो इन चीज़ों को भी इन्वेस्टिगेट करना होता है। उसके बाद आ जाता है ब्लीडिंग टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लीडिंग टाइम को नोट आउट करना। उसके बाद हमारे पास आ जाता होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी, जिसको पीटी से हम निमोनिक, इसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम है। इसके बाद आ जाता होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम। देन हमारे पास आ जाता होता है डी डायमर्स। अब इन चीज़ों में हम मेनली उन डिजीज को फाइंड आउट करते हैं जो ये काज करवाएंगी। ठीक है, जैसे कि हम बात अगर करें हमारे पास प्लेटलेट्स काउंट की, मैंने आपको एग्जांपल दी है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की। इसी तरह अगर हम ब्लीडिंग के हमने उस पहले पिछले लेक्चर में उसके कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन किया कि किस तरह अगर कोई पेशेंट हमारे पास आए और हमें फील हो अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे कि यार इसको हो सकती है कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो कौन कौन सी चीज़ जो हमने हिस्ट्री में उसके फाइंड आउट करनी होती है। उसके बाद हम इसकी इन्वेस्टिगेशन की तरफ मूव करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में हमने कौन कौन से पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं।
इन्वेस्टिगेशन में देखा जाए तो सबसे पहले हम ब्लड फिल्म की तरफ चलते हैं। ब्लड फिल्म में हमने आरबीसीज और जो हमारी ये प्लेटलेट्स हैं इनके नंबर्स और इनकी मॉर्फोलॉजी की तरफ फोकस करना होता है मेनली। इसके बाद प्लेटलेट्स काउंट अगर देखें तो कई कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें हमारा प्लेटलेट्स काउंट जो है वो कम हो जाता है, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसके बाद देखा जाए ब्लीडिंग टाइम, तो हम ब्लीडिंग टाइम में देखते हैं कई ऐसी ब्लीडिंग टाइम डिसऑर्डर हैं जिनमें ब्लीडिंग टाइम हमारा कम या ज़्यादा हो जाता है। जैसे इसमें हमारे जो फैक्टर्स हैं जो ब्लीडिंग टाइम पे इफेक्ट कर रहे होते हैं नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम पे, वो हमारे पास वैन मिलीब्रेंड जो फैक्टर है और प्लेटलेट्स का काउंट, ये दोनों इफेक्ट करते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। बहुत सी कंडीशन ऐसी हैं जिनमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो डिक्रीज कर जाता होता है, जैसे कि लिवर डिजीज़ कोई हो। इसके अलावा ये जो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम है, जैसे डीआईसी डिसैमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। डी डायमर में देखे जाए तो हमारे पास फाइब्रिनो लाइसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें डी डायमर्स पाए जाएंगे। इसके बाद फाइब्रिनोजन कंसंट्रेशन देखा जाए तो ये हीमोफीलिया में, और दूसरे हमारे पास डीआईसी में, इसमें इसकी ये फाइब्रिनोजन कंसंट्रेशन चेंज होगी। देन अब हम इन्वेस्टिगेशन के बाद इसकी एटियोलॉजी की तरफ मूव करना चाहेंगे। एटियोलॉजी होगी काज की बेस पे। फॉर एग्जांपल अगर कोई वास्कुलर काज है तो जो हमारे पास डिजीज़ है वो चेंज आएगी, ठीक है। अगर कोई प्लेटलेट्स का काज है तो उसकी डिजीज़ चेंज आएगी, और अगर कोई कोगुलेटिव काज है तो उसकी डिजीज़ भी चेंज आएगी। हम इसकी इटियोलॉजी की तरफ देखते हैं कि इटियोलॉजी में इसकी क्या है। हमारे पास मेनली जो काजेस की बेस पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन निकाली हुई है। अगर तो कोई वास्कुलर काज है तो उसकी ब्लीडिंग डिसऑर्डर अलग होंगी। अगर कोई प्लेटलेट काज है या फिर कोई कोगुलेशन डिफेक्ट है उसकी वजह से, तो मेनली अब हम जो मेन डिस्कस करेंगे होंगी वास्कुलर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। जो वास्कुलर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है एक्चुअली में, इसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर में ज़्यादातर पर्परेट लीजन्स जो हमारे पास आते हैं फिर आगे ट्रीटमेंट की तरफ फॉलो अप करते होते हैं। उसमें हम आयरन थेरेपी ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि आयरन थेरेपी देके ओवरऑल हम ट्रीटमेंट दें। अब हम बात करते हैं इसके और अदर काजेज में हमारे पास आ जाती होती है स्कर्वी और पर्परा की डिफरेंट टाइप। अब उसमें कौन सी डिफरेंट टाइप है? एलर्जिक, इन्फेक्शियस, ड्रग इंड्यूस्ड, सेनाइल। तो ये डिफरेंट टाइप है पर्परा की जो इसी के अंडर आएगी बस। अच्छा, अभी हमने ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में वास्कुलर डिसऑर्डर्स को डिफाइन किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे प्लेटलेट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को। अगर हम प्लेटलेट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की बात करें तो मेनली इसमें क्या होता है, हमारे पास या तो कोई फंक्शनल डिफेक्ट आएगा या फिर हमारे पास प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर हम इसके काजेस की बात करें तो ये हमारे पास कुछ कंजेनिटल काजेस है, कुछ एक्वायर्ड भी हैं, और एक फैक्टर होता है वैन मिलीब्रेंड फैक्टर, उसके डिफेक्ट की वजह से भी हमारे पास ये प्लेटलेट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हमने वास्कुलर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अब हम प्लेटलेट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लेटलेट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की जो मेन काज हो सकती है ना, या तो उनमें कोई फंक्शनल डिफेक्ट जैसे वॉन मिलीब्रेंड डिफेक्ट आ सकता है उसके फैक्टर का, या तो प्लेटलेट्स नंबर जो है वो डिक्रीज कर जाते होते हैं। अगर हम इसके काजेस की बात करें तो काजेस में हमारे पास
कंजेनिटल काजेज आ रहे हैं, एक्वायर्ड या फिर वॉन मिलीग्रैंड फैक्टर के डिफेक्ट की वजह से हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर, प्लेटलेस ब्लीडिंग डिसऑर्डर आएंगी। कंजेनिटल में देखें तो मेनली हमारे पास स्टोरेज पूल डिजीज, और इसके साथ हमारे पास बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम आ जाता है। स्टोरेज पूल डिजीज में क्या होता है कि हमारी जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके अंदर सैक्स सी बन जाती हैं जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल जो अकोमोडेट होता है। और ये जो बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम है, इसमें ये हमारे पास कंजेनिटल ही होता है, और इसमें क्या होता है, कोगुलेशन का डिफेक्ट आता है। जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो डिक्रीज कर देता है, लेकिन प्लेटलेट्स का साइज जो है वो लार्ज हो जाता है। उसके बाद अगर हम एक्वायर्ड की बात करें तो इसकी डिफरेंट हमारे पास जो है रीजन आ जाती हैं, जैसे कि ड्रग्स, इसके बाद ऑटो एंटीबॉडीज और पैराप्रोटीन्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास एक्वायर्ड में आ जाएंगी। और वॉन विलिब्रॉन फैक्टर का डिफेक्ट तो मेनली हमारे पास प्लेटलेस ब्लीडिंग डिसऑर्डर करवाएगा। अगर अब हम बात करें तो जो प्लेटलेस ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसमें मेनली हमारे पास हमने कहा प्लेटलेस नंबर जो है वो डिक्रीज करेगा। तो ये उसके 3 रीज़न है वो क्यों डिक्रीज करेगा। या तो इम्पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, इम्पेयर प्रोडक्शन, या फिर एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन, या फिर प्लेटलेस सिक्वेस्ट्रेशन। अब हम बात करें इम्पेयर प्रोडक्शन की, तो वो कौन सी कंडीशन है जिनमें प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन इम्पेयर होगी, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन है, जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसके बाद हमारे पास आ जाता होता है एप्लास्टिक एनीमिया, अगर एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता होता है इडियोपैथिक काजेज आती होती है मोस्टली, या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब हम अगर मेन टाइप्स की बात करें तो 2 तरह की टाइप्स आ जाती हैं प्लेटलेस डिसऑर्डर में। टाइप्स की बात करें अगर टाइप्स, इसमें 2 मेनली हम डिस्कस करेंगे अभी। एक करेंगे हम इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये 2 काजेज हैं, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की तरफ। इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पल्परा हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जो प्लेटलेट्स के डिसफंक्शन की वजह से आती है। होता इसमें मेनली क्या है कि जो हमारे पास मेम्ब्रेन है प्लेटलेट्स की, उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और फिर क्या होता है उसकी वजह से हमारे पास जो ये प्री मेच्योर रिमूवल हो जाता है प्लेटलेट्स का सर्कुलेशन में से। अगर इसकी हम बात करें तो ये 2 फॉर्म्स में होती है, एक्यूट में भी और क्रोनिक में भी। एक्यूट ये हमारे पास ज़्यादातर चिल्ड्रंस में देखी जाती है, जबकि क्रोनिक जो है ये 2 to 3 इयर्स के जो चाइल्ड हैं इनमें मेनली एक्यूट फॉर्म जो इसकी एग्जिस्ट करेगी, और जो क्रोनिक है ये 20 to 50 ईयर एज में मोस्टली फीमेल में देखी गई है। अब अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास नेजल ब्लीडिंग और ओरल ब्लीडिंग नोट डाउन की गई है। और अगर हम बात करें क्रोनिक में तो इसमें डिफरेंट हमारे पास आ जाती हैं, जैसे नेजल ब्लीडिंग, मिनोरिया,
इसके बाद हम इसमें बात कर सकते हैं तो नेजल ब्लीडिंग, मेनोरिया और पर्परा, ये थी इसकी टाइप। आगे हम इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, क्योंकि इसमें हमारे पास मेम्ब्रेन के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं और मेम्ब्रेन से उसको प्रीमेच्योर प्लेटलेट्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो मेगा कैरियोसाइट्स जो होते हैं, ये मेन जो है हमारे पास, इनका नंबर इंक्रीज होगा तो समझ लें हमारे पास इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा है। इसके अलावा हॉलमार्क इसका अगर देखें तो वो हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें प्लेटलेट्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं, लेकिन वो इसका कोई मतलब उसकी इतनी स्पेसिफिसिटी नहीं पाई जाती है। अब हमारे पास इन्वेस्टिगेशन हमने देख ली, हम देखते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में भी हमारे पास हम इसको एक्यूट और क्रोनिक में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अगर एक्यूट इडियोपैथिक है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर क्रोनिक है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। एक्यूट की बात करें तो अलग अलग से लेके चलेंगे, क्योंकि एक्यूट में हमारे पास रेमिशन नहीं होती, ठीक है। क्रोनिक में बार बार पेशेंट को रेमिशन होती है, मतलब बार बार इसका अटैक होता है। अगर एक्यूट की बात करें तो ये सिंपली हमारे पास स्टीरॉइड्स और इम्यूनोग्लोबुलिन से ट्रीट हो जाता होता है। लेकिन क्रोनिक में हमारे पास वैरायटी आ जाती है ट्रीटमेंट की। तो किस तरह आती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेडनी सिलोनोन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। उसके अलावा हमारे पास इसमें इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, इसके अलावा डेनाजल का भी यूज किया जा सकता है। प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, और एक और स्प्लीनेक्टोमी, ठीक हो गया। अब हम इसके प्रोग्नोसिस की बात करें तो प्रोग्नोसिस में हमारे पास हम सबसे पहले तो पेशेंट को प्रेडनिसोलोन देंगे, उसके बाद उसको स्प्लीनेक्टोमी करने के बाद उसको ऑनवर्ड लेके चलेंगे बस।